हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, प्रतिबल एवं विकृति का। वैसे हम इस टॉपिक को एक वीडियो में पहले बता भी चुके हैं। इसका बेसिक हमने किया था जिसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और क्या स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, उनके अलग अलग प्रकार, हमारे पास जो लोड होते हैं उनके अलग अलग टाइप, तनन बल, कर्तन बल, संपीड़न बल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो इसका हम 1-2 मिनट रिवीजन करके इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस जो होती है, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिबल जो होता है वो होता है हमारा लोड बटे में क्षेत्रफल। इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। और लोड इसको हम दिखाते हैं पी से, क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से। स्ट्रेस के आपको अलग अलग टाइप बताए थे, तनन प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि तनन बल लगाने की वजह से किसी भी बॉडी में उत्पन्न होती है, ये होता है हमारा तनन बल। इसी तरह एक आपको बताई थी संपीड़न प्रतिबल, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि बताया था आपको, वो हमारा संपीड़न बल लगाने की वजह से उत्पन्न होती है। इसी तरह एक हमारा होता है कर्तन प्रतिबल, यानी कि शियर स्ट्रेस। ये कर्तन बल लगाने की वजह से जो है ना पैदा होती है, उत्पन्न होती है किसी भी बॉडी के अंदर। बाकी जो दोनों बल थे वो हमने बिल्कुल उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस पे लगाए हैं। ये बॉडी को जहां पे सिर्फ टच करके जाते हैं, मतलब एक स्पर्श बिंदु पे जो है दोनों बल लगाए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में, उसको हम कहते हैं शियर फोर्स। और उस शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस, जो प्रतिबल किसी बॉडी में उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं कर्तन प्रतिबल। इसी तरह विकृति के भी अलग अलग प्रकार थे, तनन विकृति, संपीड़न विकृति, कर्तन विकृति। ठीक है बच्चों। तो ये मतलब हम उस वीडियो में कर चुके हैं, और इस वीडियो के लिंक में भी, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को। एक हमारे पास हुक लॉ होता है, हुक्स लॉ। हुक लॉ क्या कहता है हमें? हुक लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा तक, प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है पहले वो समझना है। हुक का नियम, हुक्स लॉ। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टी कराई थी, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब हम किसी भी वस्तु पे कोई बाह्य बल लगाते हैं, वो बाह्य बल लगाने की वजह से उसमें विकृति आ जाती है। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हमने ऐसे खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो उसमें विकृति आ गई। अगर हम वो जो लगाया हुआ बल है उसको हटा लेते हैं, हटाने के बाद वो अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाती है, तो उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करी, तो वो दोबारा वहां पे लौट के नहीं आती। उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं उसको, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। वो लिमिट जिसके बाद प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाती। तो हुक का नियम हमें ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट तक, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा तक, जो हमारी स्ट्रेस होती है, मतलब जो हमारा प्रतिबल होता है, वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि विकृति के हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात का मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगी उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेन कम होगा उतना ही स्ट्रेस कम होगा। कहने का मतलब आप किसी वस्तु पे जितना लोड लगाओगे ज्यादा से ज्यादा,
वो उतना ही उसके अंदर डेविएशन आएगा, उसके अंदर विकृति आएगी, और जितनी ज्यादा विकृति आएगी उतने ही उसके जो अंदर के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उतना ही वो उस बल का प्रतिरोध करेंगे, और जितना ज्यादा प्रतिरोध करेंगे उतना ही हमारे पास प्रतिबल उत्पन्न होगा उस बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस भी बढ़ेगी, स्ट्रेन कम होगी तो स्ट्रेस भी कम होगी। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक नियतांक लगाना पड़ता है, और यहाँ पे जो नियतांक होता है उसको हम ई से दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं यंग मापांक। यंग मापांक यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम ई से दिखाते हैं। और ये जो मेरी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये दोनों की दोनों मेरी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये या तो टेंसाइल होगी, या तो मतलब तनन होगी, या होगी संपीड़न। ठीक है बच्चों, तो ई जो है, ई को हम लिखते हैं यंग मापांक। ये कैसे आया? ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था, इसको हटाने के लिए और बराबर का चिन्ह बनाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट जो है उसको हम यहाँ पे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेन है। अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव है तो उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और यहां से हम ई का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ई जो है वो हो जाएगा प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन विकृति, यानी कि ई को हम कह सकते हैं क्या होता है, ये अनुपात होता है किसका? प्रतिबल का और विकृति का। जो हमारा यंग मापांक होता है यानी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, वो हमारा अनुपात होता है प्रतिबल और विकृति का। अच्छा, प्रतिबल की जो इकाई है वो होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विकृति की कोई इकाई होती नहीं, तो इसका मतलब जो प्रतिबल की इकाई होती है वही इकाई होती है यंग मापांक की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यंग मापांक की यूनिट भी हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये था हमारा यंग मापांक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों उच्चतम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। उच्चतम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। देखो, जब हम किसी बॉडी में कोई बल लगाते हैं तो बॉडी की एक लिमिट होती है सहन करने की, किसी भी बल को, किसी भी वस्तु की एक स्ट्रेंथ होती है, एक अपनी कैपेसिटी होती है किसी भी लोड को सहन करने की बिना टूटे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है भाई, हम और ज्यादा लोड उस पर यदि लगाते रहेंगे तो मतलब क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो वो लोड, वो सबसे ज्यादा मतलब फोर्स जो हमने बॉडी पे लगा दिया, अगर उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब उसको, हम उस लिमिट को यदि हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी बॉडी फेल हो जाएगी वहां पे। उस लोड को हम कहते हैं उच्चतम लोड, अल्टीमेट लोड कहते हैं उसको। और उस पॉइंट पे जो प्रतिबल आता है बॉडी के अंदर, वस्तु के अंदर, उस प्रतिबल को हम कहते हैं उच्चतम प्रतिबल। तो इसका मतलब उच्चतम प्रतिबल जो है, अल्टीमेट जो स्ट्रेस हमारी वो होती है उच्चतम लोड बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या आप डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख दो। ठीक है, वैसे इसको हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा उच्चतम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। ऐसे ही एक हमारा इसके विपरीत होता है कार्यकारी प्रतिबल। कार्यकारी को हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। इसका देखो हमें पता चल ही रहा है कि मतलब हम उस लिमिट तक नहीं जाएंगे, हम मैक्सिमम लोड तक ही, मतलब उससे नीचे नीचे ही रहेंगे, उस कंडीशन पे हम नहीं पहुंचेंगे। यानी कि जहां तक हमारी कोई भी बॉडी वर्क करेगी,
वहां तक जो हम लोड उस पर लगा रहे हैं उसको कहते हैं वर्किंग लोड। और उस वर्किंग लोड की वजह से जो स्ट्रेस, जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वस्तु के अंदर, उसको कहेंगे हम कार्यकारी प्रतिबल। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कार्यकारी लोड बटे में वही हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। और इसी से संबंधित हमारे पास एक टॉपिक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बच्चों ये सारी मैं आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूं इस चैप्टर से जुड़ी हुई। जब तक आपको टेक्निकल टर्म कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, टेक्निकल टर्म का आपको नहीं पता होगा, तो आप इससे संबंधित संख्यात्मक क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो ये सीखना जरूरी है। सुरक्षा गुणांक क्या होता है? सुरक्षा गुणांक हमेशा होता है उच्चतम प्रतिबल, उच्चतम प्रतिबल बटे में कार्यकारी प्रतिबल। यानी कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है, रेशो होता है, अनुपात होता है अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अब इसमें एक टॉपिक बचा है बच्चों सीखने का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पॉइजन रेशो। वो है हमारा पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है? ये एक अनुपात होता है, एक रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन में और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। मैं आपको पहले इंग्लिश में लिख के दिखाता हूं। पॉइजन रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इनके बारे में बताएंगे अभी क्या होते हैं। पॉइसन रेशो कहते हैं इसको हिंदी में। पॉइसन अनुपात हमेशा बराबर होता है। लेटरल को हम कहते हैं पार्श्व विकृति और इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों में क्या फर्क होता है? लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और लेटरल क्या होता है? मैं आपको बच्चों का एग्जांपल बता रहा हूं। यहाँ पे ये मेरे पास एक शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट पे मैंने लोड लगा दिया टेंसाइल, मतलब इस पे मैंने तनन बल लगा दिया, तनन बल। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस शाफ्ट की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। फाइनली जो है इस शाफ्ट की लेंथ बढ़ जाएगी। वो कितनी लेंथ बढ़ेगी वो डिपेंड करता है आपने कितना लोड लगाया है और कौन सा मटेरियल आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, और विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति यानी कि स्ट्रेन क्या होता है? किसी बॉडी में चेंज आ जाना। लोड लगाया, उसकी शेप और साइज में चेंज आ गया, उसको हम विकृति कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पहले पता भी है और मैंने उस वीडियो में समझा भी रखा है। तो इसकी जो लेंथ थी वो मान लो L थी, ठीक है बच्चों। और ये तनन बल लगाने के बाद यानी कि टेंसाइल लोड लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और वो जो बढ़ी हुई जो लेंथ है, जो बढ़ी हुई लंबाई है, वो हमने मान ली डेल्टा L, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी यानी कि जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी वो हमारी होगी जितनी उसकी लेंथ बढ़ी है बटे में वास्तविक लेंथ। विकृति का वैसे सूत्र यही होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यानी कि जो एक्सिस के साथ साथ हुआ है, हमारी एक्सिस ये है, इसके साथ साथ जो विकृति आई है, इसके समांतर जो विकृति आई है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य। लेकिन यहाँ पे एक इफेक्ट और देखने को मिलेगा भी। पहले सपोज करो इस शाफ्ट का जो व्यास है वो D था, तो तनन बल लगाने की वजह से इसका व्यास कम हुआ है ना। वो जो कम हुआ व्यास है, जो डिक्रीज इन डायमीटर है, कम हुआ जो व्यास है वो हमारा मान लिया डेल्टा D है, ठीक है बच्चों। और वो जो व्यास जो है वो इस एक्सिस के, इस अक्ष के 90 डिग्री के कोण है। इसका मतलब एक्सिस के साथ साथ जो चेंज आएगा वो तो होता है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य।
और जो एक्सिस के लंबवत परपेंडिकुलर जो चेंज आता है उसको कहते हैं लेटरल यानी कि पार्श्व। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे कि पार्श्व विकृति क्या हुई, पार्श्व विकृति लॉन्गिट्यूडनल तो बता दिया डेल्टा एल बटे एल, जितनी लेंथ बढ़ी और जो ओरिजिनल लेंथ थी। पार्श्व विकृति क्या होगी, जितना डायमीटर कम हुआ और वास्तविक डायमीटर क्या था उसको हम कहते हैं लेटरल। ठीक है बच्चों, और इन दोनों का जो अनुपात है वो होता है पॉइजन रेशो। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन से संबंधित समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों को और ज्यादा इसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, अध्ययन करना है, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर से संबंधित संख्यात्मक क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल डालेंगे। और बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन बाय पीके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनका फायदा पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।